हेलो नमस्कार दोस्तों, थ्रोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं नीरज यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक विशेष सूचना और एक विशेष आगाज के साथ आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आपको पीछे टाइटल में दिख रहा होगा आरंभ बैच। ये साथियों आरंभ बैच की शुरुआत है यूट्यूब चैनल पर और उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी दूर दराज गाँव में बैठे हैं, जिनके लिए ये फ्री बिल्कुल बैच रहेगा और पूरा CET 2024 जो विद्यार्थी CET 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए संसाधनों की कमी है, उनके लिए YouTube चैनल पर ये फ्री आरंभ बैच की शुरुआत कर रहा है थ्रोन एजुकेशन। और इसी पहल में मैं नीरज यादव आप सभी को आपका सबसे प्यारा सब्जेक्ट जो इतिहास सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के बीच में लेकर आया हूँ आप सभी के बीच। तो राजस्थान इतिहास की बातें मैं आप सबके साथ मज़ेदार तरीके से करने वाला हूँ। और राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से जितने भी आपके CET में भर्ती परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इतना मैं दावे के साथ कहता हूं और इतना विश्वास के साथ कहता हूं, आप सबके प्यार प्रेम से हम जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके CET बैच में आपके थ्रोन एजुकेशन के चैनल से आप जो विद्यार्थी तैयारी करेंगे उनको निश्चित रूप से इसमें सफलता हासिल होगी। तो देखो ये आरंभ बैच है साथियों, विशेषकर फोकस किया गया है CET 2024 और 10th और ग्रेजुएशन लेवल तक की जो एग्ज़ाम है CET की, उन दोनों एग्जामों में ही ये चैनल, ये जो बैच है आरंभ बैच, ये आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होगा। और इस चैनल से आपको पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट की क्लासें आपको यहाँ से मिलेंगी। और उसी पहल में मैं आपके बीच राजस्थान इतिहास की बात करूँगा साथियों। तो राजस्थान इतिहास एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, मज़ेदार सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियों के साथ अच्छा साहित्य, अच्छी स्थापत्य कला और अच्छे हमारे पीछे राजवंश के बारे में आपको जानने का बिल्कुल अवसर प्राप्त होगा। और एक डायग्रामिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, डायग्रामिक तरीके से, नई आदेश के साथ, नई पहल के साथ, अपडेटेड नोट्स पूरे और नए जो अपडेट आपको मिले हैं, इसमें राजस्थान में जो नई चीज़ें बनी हैं उन सब नई चीज़ों के आधार पर ये पूरा इतिहास मैं आपको, पूरा YouTube पे इतिहास आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो निश्चिंत होकर आप इन चीज़ों को, सेवाओं को प्रदान करें, सेवाओं का लाभ उठाएं। ये थ्रोन एजुकेशन की तरफ से आपको बिल्कुल निःशुल्क और ये लाभकारी बैच आपके लिए रहेगा। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे थोड़ा राजस्थान के इतिहास पर, कि राजस्थान के इतिहास की हम कैसे तैयारी करें, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए इतिहास को पढ़ने के लिए। और इतिहास जिन विद्यार्थियों के लिए सबसे टफ टॉपिक, बोरिंग टॉपिक माना जाता है, मैं वादा करता हूं कि आप मेरी तीसरी से चौथी क्लास में आपको सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट भी इतिहास होने वाला है। क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका मेरा और आपका पढ़ने का जो तरीका होगा, दोनों ही अंदाज में बदलने वाला हूँ। पूरा डायग्रामिक इतिहास में पढ़ाने वाला हूँ, हर एक चीज़ का डायग्रामिक एनालाइज करेंगे हम, पूरी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करेंगे। 0 to एडवांस लेवल तक मैं आपको इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। हर एक चीज़ का आपको पैनल PDF मिलेगी, नोट्स भी आप साथ साथ बनाएं। तो चलो बात करते हैं राजस्थान इतिहास की। देखो हम CET की भर्ती की बात करें या राजस्थान में किसी भी प्रकार की RPSC की भर्तियाँ हों, उनमें राजस्थान इतिहास के प्रश्न आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। और राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान इतिहास का बड़ा रोल रहता है साथियों। बड़ा सब्जेक्ट है तो बड़ा रोल रहता है। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं तो राजस्थान की भर्तियों में भारी भरकम वेटेज के साथ आपके साथ आएंगे। इन सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम कुछ रणनीति के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम इस इतिहास को याद करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल लाइटली आपको ये चीज़ें याद करवा दूंगा, बड़ा मज़ेदार तरीके से। तो चलो देखते हैं राजस्थान इतिहास की कुछ बातें, कुछ झलकियां साथियों जो आपके बीच में प्रेजेंट करने वाला हूं। देखो आज बिल्कुल मैं कॉमन बात करूंगा राजस्थान के इतिहास पर। हम बिल्कुल नॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ बात करेंगे कि राजस्थान का इतिहास आखिर क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए हमें, क्या ये चीज़ें हैं। पूरी मेरे साथ आप बने रहें, मैं आपको पूरा ये चीज़ें कैसे समझाने वाला हूँ कि हमारी क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से हम इतिहास को अच्छे से समझ पाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि विद्यार्थियों बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हम इतिहास को जगह जगह से पढ़ना शुरू कर देते हैं। कभी हम मेवाड़ पढ़ने लग जाते हैं तो कभी हम आंदोलन पढ़ने लग जाते हैं, कभी हम एकीकरण पढ़ने लग जाते हैं तो कभी हम सभ्यताएं पढ़ने लग जाते हैं। देखो ये इतिहास है साथियों, और इतिहास का मतलब होता है क्रमबद्धता। एक रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन जो टॉपिक पढ़ते हो तो एक दूसरे का संबंध है इतिहास में भी। आप अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करोगे, मतलब आप कहीं का कभी पढ़ोगे कुछ कब पढ़ोगे, तो इतिहास बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है आपको। मैं आपको बिल्कुल सीरीज से पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा इतिहास रटवा दूंगा, याद करवा दूंगा एक तरीके से। लेकिन
उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल गलत बात है जो इतिहास को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो इतिहास बिल्कुल याद नहीं होगा आपको। तो इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले कैसी रणनीति होनी चाहिए, उन चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले जब आप सबसे पहले किसी भी भर्ती परीक्षा का साथियों सिलेबस देखते हो, तो सिलेबस देखते हो तो सिलेबस में सबसे पहले आपको जो शब्द मिलता है वो क्या मिलता है, जो सिलेबस आपका होता है तो उसमें दे रखा होता है साथियों राजस्थान का इतिहास। एक खूबसूरत नाम लिखा होता है, क्या नाम लिखा होता है, राजस्थान। और क्या लिखा होता है साथियों, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री कहूं या राजस्थान का इतिहास कहूं, ये आपको आपके सिलेबस में नोटिस करके दिया जाता है, पॉइंट करके दिया जाता है कि आपकी परीक्षा में राजस्थान के इतिहास से प्रश्न आएंगे। अब इस लाइन को भी आपको समझना पड़ेगा कि ये परीक्षा हमसे राजस्थान के इतिहास में क्या पूछना चाहता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजों पर चर्चा करूंगा कि आपको समझना है इतिहास क्या होता है साथियों। सबसे पहले देखो, हम राजस्थान का मतलब होता है प्लस, प्लस बराबर इतिहास, यानी कि हमें इस शब्द के ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी करनी चाहिए कि सर ये जो इतिहास है, ये इतिहास क्या शब्द है। देखो साथियों, इतिहास, ये इतिहास हमें पढ़ना है, हिस्ट्री इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो होती है हमारी, राजस्थान हिस्ट्री पर बात करेंगे। इतिहास जो होता है हमारा, उसका अर्थ क्या होता है। देखो, मैं आपके सामने दो शब्द लिख रहा हूं, एक इतिहास होता है साथियों और एक होता है साथियों अतीत। क्या होता है, अतीत। तो एक इतिहास शब्द होता है और एक शब्द होता है अतीत। आप जरा मेरे को बता सकते हो कि इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। मैं आपको देखो, दो तरीके की पढ़ाई होती है साथियों, एक होता है फैक्ट और एक होता है कंसेप्ट। तो मैं ज्यादातर बात करूंगा कंसेप्ट पे। फैक्ट आप रट सकते हो, लेकिन कंसेप्ट से आप चीजें सीख सकते हो। तो रटना और सीखना दोनों अलग चीजें है। रटी हुई चीज, हमारी परीक्षा का इतना प्रेशर होता है, परीक्षा हॉल में इतना हमारा प्रेशर होता है कि रटी हुई चीज हम भूल जाते हैं। लेकिन जो बच्चे फैक्ट के साथ याद करते हैं, जो बच्चे फैक्ट जो होते हैं उनको पढ़कर जाते हैं, तो वो बच्चे परीक्षा वाले दिन उन फैक्टों को भूल जाते हैं। लेकिन एक होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट से जो बच्चा पढ़ता है, बिल्कुल चीजों को खोलकर, बिल्कुल चीजों को संक्षिप्त रूप से पढ़ता है, खुलकर पढ़ता है, उस बच्चे के नंबर ज्यादा आते हैं। कारण होता है उसमें कि उस बच्चे ने उस सब्जेक्ट को जिया है, पढ़ा है, समझा है, रटा नहीं है। तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट पर बात करूंगा। सबसे पहले छोटी छोटी चीजों का मतलब बताऊंगा आपको, इतिहास में जो चीजें पहले काम की आने वाली हैं उन चीजों का मतलब बताऊंगा। तो जब इतिहास में आप कंसेप्ट पर बात करते हैं, तो कंसेप्ट आपके जब क्लियर है, तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रश्न परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए तो आप करने की क्षमता रखोगे। लेकिन आप क्या करते हो, आप फैक्ट रटते हो, मोस्ट फैक्ट रटते हो। रटने से इतिहास कभी भी याद नहीं होगा साथियों। जैसे अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, मैंने दो शब्द लिखे हैं, इतिहास और अतीत। देन आप बता सकते हैं क्या इतिहास और अतीत में आखिर फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इतिहास और अतीत में। अब आप सोचोगे सर इतिहास एक बीता हुआ कल होता है। इतिहास क्या होता है साथियों, एक बीता हुआ कल, एक बीता हुआ कल होता है, बीता हुआ कल होता है इतिहास। लेकिन सर जब हम अतीत की बात करते हैं तो अतीत भी एक बीता हुआ कल होता है, एक बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीता कल, एक बीता कल या बीता हुआ कल लिख देता हूं मैं यहां पे। देखो, इतिहास भी एक बीता हुआ कल होता है और अतीत भी साथियों एक बीता हुआ कल होता है। तो फिर सर दोनों में अंतर क्या होता है। आपकी परीक्षा, आपका सिलेबस कभी भी यहां पर लिख कर देता है कि राजस्थान का अतीत आपसे पूछा जाएगा, नहीं। आपकी परीक्षा में जो टॉपिक आता है वो लिखा होता है राजस्थान का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। तो फिर सर जब दोनों का मतलब ही बीता हुआ कल होता है, तो फिर इतिहास और अतीत में फर्क क्या होता है, बड़ा प्रश्न है। मैं वही आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जब दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, पास्ट, बीता हुआ कल या बीता हुआ समय या बीती हुई घटना या बीता हुआ इतिहास जो होता है वो पूरा इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब भी हमें वही होता है। तो फिर फर्क क्या रहा इन दोनों में। यही चीज तो कॉन्सेप्ट होता है, यही चीज तो जानने की होती है, यही चीज समझने की होती है आपके लिए। देखो साथियों, इन दोनों चीजों में एक चीज का फर्क है। एक चीज का फर्क क्या है, ऐसा बीता हुआ कल या ऐसा बीता हुआ कल जिसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वो घटना क्या बन जाती है साथियों,
वो घटना बन जाती है इतिहास। क्या बन जाती है? इतिहास। और ऐसा बीता हुआ कल जिसके साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं साथियों, वो क्या बन जाती है साथियों? अतीत बन जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे आपको बचपन में आप कहीं गिरे और आपको मान लीजिए हाथ पर यहां गिर गए, हाथ को, जैसे ये मेरे देखो चोट लगी हुई है, ध्यान से सुनो, मैं गिरा और मेरे ये चोट लगी, ये चोट का निशान पड़ गया, निशान हो गया। ये क्या चीज है? ये साक्ष्य है। क्या है साथियों? साक्ष्य। मैं कह सकता हूं किसी को, भाई मैं परसों के दिन वहां से ऐसे गिर गया था और गिर गया था। आप कहोगे कैसे गिर गए? गिरते तो लगी कहां से? कहा कि ये देखो साक्ष्य है मेरा, ये लगी हुई है, तो लोग विश्वास करेंगे कि हाँ ये गिरा है, तभी तो इसके लगी है। लेकिन अगर मेरे ये चोट नहीं है इस हाथ पे और मैं कहूं कि भाई मैं परसों के दिन गिर गया था यार, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। गिरे होगे, चोट लगी होगी। जब निशान है, कहने का मतलब जिस चीज का साक्ष्य नहीं होता है वो अतीत की घटना होती है, और जिस चीज का साक्ष्य होता है वो इतिहास कहलाता है। अब हम इतिहास में खूब सारी चीज पढ़ेंगे भाई। जैसे मान लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध, बड़ा फेमस युद्ध है इतिहास का। सर 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। क्या आप लोग थे उस समय? क्या मैं था? क्या कोई था? नहीं सर। महाराणा प्रताप जीत गए थे, मानसिंह हार गए थे। सर महाराणा प्रताप की माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था, ये इतिहास में ये युद्ध हुआ। बहुत सारी चीजें तो इतिहास में, पहले ऐसे गीत गाए जाते थे, ऐसे गाने, ये त्योहार। क्या भाई हम उस समय थे क्या? नहीं थे। तो हमें उन चीजों का पता कैसे लगा? हमें उन चीजों का पता लगा किससे साथियों? साक्ष्य से। साक्ष्य से उन साक्ष्यों को जोड़ा गया, साक्ष्यों को इतिहासकारों ने पढ़ा और क्रमबद्ध रूप से लिखा, तो क्या बन गया? इतिहास। लेकिन जिस चीज का साक्ष्य नहीं मिलता वो चीज इतिहास नहीं बन सकती, वो चीज अतीत बनती है। अतीत भुला दिया जाता है, इतिहास भुलाया नहीं जाता है, उसका साक्ष्य हरदम रहता है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम राजस्थान का अतीत नहीं पढ़ते, इसलिए हम राजस्थान का क्या पढ़ते हैं साथियों? इतिहास पढ़ते हैं। ये इतिहास का कॉन्सेप्ट है। तो इतिहास हमें पढ़ना है साथियों, और हम हर वो चीज पढ़ेंगे जिसके हमें साक्ष्य मिले हो। मैं ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं बताऊंगा जिसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हो, क्योंकि बता ही नहीं सकता, क्योंकि पहले की चीज, बीता हुआ कल है, जिसको हमने देखा नहीं, तो उसको बता कैसे सकते हैं? तो मैं बोर्ड पे अगर जो भी शब्द लिखूंगा, जो भी बातें लिखूंगा, जो भी आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाऊंगा, जिस भी राजा के संदर्भ में चीजें बताऊंगा, तो उसका मतलब होता है उन चीजों के क्या मिले? साक्ष्य। फिर कहोगे सर ये साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? देखो साथियों, साक्ष्य प्राप्त होने की खूब सारी यहां पर, जैसे आप एक राजस्थान का भी इतिहास पढ़ोगे, मैं आपको अभी पूरी चीज बताऊंगा कि सर कैसे ये साक्ष्य प्राप्त होते, कहां से प्राप्त होते हैं। तो पहली चीज तो हम राजस्थान का क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो देन बात करें सर राजस्थान का इतिहास। हमें बहुत अच्छे से पता लगा कि इतिहास और अतीत में क्या है। तो अगर मैं बात करूं साथियों राजस्थान की और राजस्थान का इतिहास, तो साथियों राजस्थान के इतिहास को सर पढ़ने के लिए हमें क्या क्रमबद्धता होनी चाहिए? राजस्थान के इतिहास को पढ़ने के लिए हम किस प्रकार से हमारी रणनीति तैयार करें, इसको आसान कैसे बनाया जाए? देखो, राजस्थान के इतिहास को पढ़ने के लिए साथियों आपको इतिहास को 3 पार्टों में बांटना पड़ेगा। कितने पार्ट करने पड़ेंगे साथियों? देन 3 पार्ट्स राजस्थान इतिहास के आपको करने पड़ेंगे, और 3 पार्टों में बांटकर आप राजस्थान के इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। कैसे? जैसे साथियों वही चीज राजस्थान का, यानी कि एक होता है साथियों प्राचीन काल का इतिहास। प्राचीन काल, तो प्राचीन काल का इतिहास, तो साथियों एक होता है प्राचीन काल का इतिहास। देन साथियों एक होता है मध्यकाल का इतिहास। एक क्या होता है प्यारे साथियों? एक होता है मध्यकाल का इतिहास। मध्यकाल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास। और प्यारे साथियों एक होता है आधुनिक काल का इतिहास। एक होता है आधुनिक काल का इतिहास। एक होता है आधुनिक काल का इतिहास। साथियों इतिहास को पढ़ने के लिए हमें इन 3 पार्टों में इतिहास को बांटना पड़ेगा। हमें इन 3 पार्टों को करके इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो सर हम पहले कौन सा पढ़ें, बाद में कौन सा पढ़ें, ये कौन सा पढ़े, सारी चीजें अभी बताने वाला हूं। निश्चिंत रहें, आराम से धैर्य से समझें, पूरी रणनीति बनाकर फिर इतिहास को हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे।
मैंने कितने पार्ट बताए? 3 पार्ट बताए। सर मध्यकाल में क्या आएगा, क्या पढ़ते हैं, प्राचीन काल में क्या पढ़ते हैं, आधुनिक काल में क्या पढ़ते हैं, पूरा डिविडेशन कर रहा हूं। देखो ध्यान से सुनते रहना बातों को, बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको। जब भी आप मध्यकाल का इतिहास पढ़ोगे तो मध्यकाल के इतिहास में साथियों पहला टॉपिक जो आपको पढ़ने को मिलता है वो होता है राजस्थान के प्राचीन स्त्रोत। क्या होते हैं साथियों? राजस्थान के प्राचीन स्त्रोत। और यही वो टॉपिक होता है जिससे सभी चीजों के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान के प्राचीन स्त्रोत या स्रोत इनको बोलते हैं, राजस्थान के प्राचीन स्रोत। सर राजस्थान के प्राचीन स्रोतों में खूब सारी चीजें आती हैं, जैसे साथियों अभिलेख हो गए आपके। अभिलेख जितने भी आप पढ़ोगे सर इस बात की जानकारी इस अभिलेख में मिलती है, इसी में पढ़ोगे। जैसे आपके शिलालेख हो गए साथियों, शिलालेख हो गए, ये सारे आपको प्राचीन इतिहास के स्रोत टॉपिक में आएंगे। जैसे आपकी साथियों प्रशस्तियां होगी, प्रशस्ति होगी, ये प्रशस्ति टॉपिक भी साथियों इसी में आएगी। जैसे आपके साथियों ताम्रपत्र हो गए, ताम्रपत्र हो गए, ये सारे इसी में आएंगे साथियों। देन आपके हो गए सिक्के हो गए साथियों, सिक्के, तो सिक्के टॉपिक भी इसी में आता है साथियों। जैसे आपके हो गए साथियों ताम्रपत्र, प्रशस्ति, शिलालेख, अभिलेख, सिक्के। जैसे आपकी मुद्राएं हो गई साथियों, मुद्राएं हो गई। देन जैसे आपके इतिहासकार हो गए साथियों, इतिहासकार, तो इतिहासकार वाला टॉपिक भी इसी में रखा गया है। ठीक है साथियों, तो एक तो टॉपिक ये हो गया। और एक इसमें आएगा साथियों सभ्यताएं। क्या आएंगे साथियों? सभ्यताएं। सभ्यताएं जो टॉपिक आएगा वो भी साथियों इसी में आएगा। तो ये प्राचीन काल के इतिहास के कुछ वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से हमें इतिहास की प्रमाणिक जानकारी मिलती है, कि प्रमाण होता है कि ये चीज यहां पर इस चीज का उल्लेख मिलता है। तो इतिहास की प्रमाणिक जानकारी के लिए हमें राजस्थान का प्राचीन काल का इतिहास और ये कुछ टॉपिक्स आपको इसमें बहुत अच्छे से एनालाइज करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, इन चीजों की गहराई तक जाना है आपको। तो इतिहास पढ़ने में कोई समस्या आएगी नहीं, कंसेप्ट तरीके से 0 to एडवांस आपको चीजें पढ़नी है। और मैं आपको पूरा इतिहास यूट्यूब पे इसी क्रम से आपको पढ़ाने वाला हूं। दूसरी चीज साथियों यहां से हम देखेंगे, तो दूसरी चीज हमने क्या देखी साथियों, कि दूसरी चीज जब हमने देखी तो दूसरी चीज से हमें पता लगा कि राजस्थान के इतिहास की मध्यकाल। सर मध्यकाल में क्या आता है राजस्थान के इतिहास को? देखो प्यारे साथियों, बात मैं मध्यकाल की कर लेता हूं अब आपके साथ। तो मध्यकाल में साथियों जो टॉपिक आता है वो आता है पूरा राजवंश का। साथियों राजवंश, सर ये राजवंश क्या होता है? देखो साथियों राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में मध्यकाल का जो इतिहास है, और मध्यकाल में रियासती काल था। रियासत, रियासत मतलब रियासतें होती थी, रियासतों के शासक होते थे, राजा होते थे, वही काल रियासती काल कहलाता है। तो मध्यकाल की बात करूं तो मध्यकाल में राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी साथियों। 19 क्या थी साथियों? रियासत थी। और इन 19 रियासतों का इतिहास पढ़ना ही हमारा मध्यकाल का इतिहास कहलाता है। सर एक दो रियासतों के नाम बता दो, बिल्कुल बता सकता हूं साथियों। जैसे आप पढ़ोगे साथियों मेवाड़ का इतिहास, जैसे क्या पढ़ोगे आप? मेवाड़ का इतिहास, बिल्कुल आपके मध्यकाल में आएगा मेवाड़ का इतिहास। जैसे आप पढ़ोगे साथियों मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास साथियों। जैसे आप पढ़ोगे यहां पर जयपुर का इतिहास, जयपुर का इतिहास ये आप पढ़ोगे। जैसे आप पढ़ोगे साथियों चौहान वंश, जैसे आप पढ़ोगे चौहान वंश साथियों। आप पढ़ोगे हाड़ा वंश, हाड़ा या हाड़ौती, हाड़ौती का इतिहास। इतिहास मेरे कहने का मतलब समझो आप, राजस्थान में कितनी रियासतें मैंने बताई? 19 रियासतें। और 19 रियासतों का कंप्लीट इतिहास पढ़ना ही आपके मध्यकाल के इतिहास का अध्ययन करना होता है, मिडिवल हिस्ट्री का अध्ययन करना होता है साथियों। तो मध्यकाल के इतिहास को पढ़ना मतलब ये पूरी राजवंश की जो पूरी कहानी है, जो कहानियों से लबालैस इतिहास है, कहानियों से भरा हुआ इतिहास है। उस राजा की रानी, उस राजा की पुत्री का विवाह, राजाओं के युद्ध वगैरह, ये सारी चीजें आपको मध्यकाल का इतिहास देता है साथियों। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट राजस्थान इतिहास का होता है, सबसे ज्यादा जो कहानियां, दोहे, इतिहास जो आप रटते हो, जो कहानियां यूट्यूब पे सुनते हो, जो इतिहास आप देखते हो, वो कौन सा इतिहास है? मध्यकाल का इतिहास। तो मध्यकाल के इतिहास को भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। कितने नंबर का होता है, क्या होता है, परीक्षा में क्या वेटेज होता है, इन सब चीजों पर चर्चा कर रहा हूं। देखो उसके बाद बात करेंगे हम साथियों आधुनिक इतिहास की। प्यारे साथियों मैं अगर आधुनिक इतिहास की बात करूं यहां पे,
तो आधुनिक इतिहास में साथियों कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सबसे पहले एक टॉपिक आता है साथियों 1857, 1857 की जो क्रांति का टॉपिक होता है, वो क्रांति का टॉपिक पहला टॉपिक होता है आधुनिक काल का। देन साथियों यहां पे आएंगे फिर आंदोलन। क्या आएंगे साथियों? आंदोलन। तो आंदोलन वाला टॉपिक, आंदोलन सर, आंदोलन दो प्रकार के, जैसे किसान आंदोलन भी इसमें आएंगे साथियों, किसान आंदोलन, और जैसे जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय जो आंदोलन होंगे वो जनजातीय आंदोलन भी इसी में आपको कवर करने पड़ेंगे। आंदोलन टॉपिक आता है। फिर इसमें टॉपिक आता है साथियों क्या? प्रजामंडल। जैसे इसमें टॉपिक आ गया साथियों प्रजामंडल। कौन सा टॉपिक आ गया साथियों? प्रजामंडल का। देखो साथियों, फिर जैसे इसमें टॉपिक आ गया पूरा प्रजामंडल, प्रजामंडल। साथियों टॉपिक आता है इसमें एकीकरण, एकीकरण का ये टॉपिक। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं साथियों जो बड़े महत्वपूर्ण, परीक्षा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है आधुनिक काल का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास को हम इन 3 चरणों में, 3 पार्टों में बांटकर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये कुछ मैंने एक प्रारंभिक रूपरेखा आपको बताई है कि इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे। लेकिन मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, एक आपको प्रश्न बताना भी है, और प्रश्न बताओगे तो आपको वास्तव में अच्छा भी लगेगा। मैं बहुत अच्छे से आपको एक कंसेप्ट की बात भी करूंगा, यहाँ से राजस्थान इतिहास को पूरा मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ना है। अब एग्जाम की बात करें तो किसी भी एग्जाम में, मान लीजिए 100% का कोई एग्जाम होता है, तो किसी भी एग्जाम में राजस्थान के इतिहास का वेटेज होता है। और राजस्थान के इतिहास के वेटेज में 5 से 6 क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्राचीन काल के इतिहास से आते हैं साथियों, जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्यारे साथियों याद रखना, 5 से 6% प्राचीन काल के इतिहास से जो बच्चा 5 में से 4 प्रश्न सही करके आता है, बड़े अच्छी तैयारी के साथ करके आता है। हर एक बच्चे की इसमें हिम्मत नहीं होती कि जो आधुनिक प्राचीन काल के इतिहास के प्रश्न सही कर दे। वो कहानियां रट के जाता है, वो दोहे रट कर जाता है, जो मध्यकाल का होता है। मध्यकाल में साथियों 6 से 8 तक प्रश्न यहां पर एग्जाम में मध्यकाल राजवंश से आते हैं, जो नॉर्मली कोई भी बच्चा सही कर देगा अगर 1-2 बार इतिहास पढ़ा हुआ है तो। लेकिन बच्चा वो प्रश्न सही नहीं कर पाएगा प्राचीन काल से। मध्यकाल की कहानियां वगैरह सुन के बच्चा कुछ पढ़ लेता है तो वो आराम से इसमें से नॉर्मली लगभग एक्यूरेसी के साथ ही बच्चे सही कर देते हैं मध्यकाल के इतिहास के प्रश्न। साथियों आधुनिक काल की बात करूं तो साथियों 4 से 5 प्रश्न आधुनिक काल के इतिहास से हरदम पूछे जाते हैं। एकीकरण का फिक्स एक प्रश्न है, प्रजामंडल का प्रश्न है, क्रांति से 2 प्रश्न निश्चित है, प्रजामंडल आंदोलन से 2-3 प्रश्न, 1-2 प्रश्न निश्चित है। एक प्रश्न इसमें से निश्चित रूप से कैसा भी एग्जाम हो राजस्थान का, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें इन 15 से 20 प्रश्नों को सही करने के लिए हमें इतिहास को कुछ इस प्रकार डिजाइन करके पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से इतिहास की पूरी रूपरेखा बनाकर पढ़ना पड़ेगा साथियों। और मैं इतना दावा करता हूं कि आप मेरे साथ अगर पूरे इतिहास को एंजॉय करते हो तो इतिहास में कभी कोई कमियां नहीं आने दूंगा। जितनी कहानियां, जितने दोहे, जितने फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा और पूरे तरीके से आपको मैं बिल्कुल एक पॉइंट करके बताऊंगा आपको। साथियों इतिहास बहुत प्रमुख घटना होती है अपने जीवन के। इतिहास को जानने की इच्छा रखने वाले लोग इसलिए इतिहास जानते हैं कि आज वर्तमान तक हम कैसे पहुंचे। तो वर्तमान तक पहुंचने का रहस्य जानने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। और हिस्ट्री कोई भी चीज का एक ऐसा बीता हुआ कल होता है जिसके हम प्रमाण छोड़ देते हैं। तो उन चीजों को जानने की इच्छा रखने वाले लोग ही इतिहास को बड़े अच्छे से मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। अब देखो आगे, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, 4 ऑप्शंस आपको दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, और आपको फिर उसमें कमेंट्स में आंसर भी देना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि ये मैंने इतिहास बताया, कहां से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो पूरी रूपरेखा मैं आपको बताऊंगा फिर। तो देखो ये इतिहास का हमने प्रारूप बना लिया। एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान का इतिहास जो है वो प्रारंभ कब से माना जाता है। राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ साथियों मध्यकाल से माना गया है। मैं 2 प्रश्न आपको दिखवाऊंगा। देखो प्रश्न हमसे आता है कि राजस्थान इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ माना जाता है, खूब अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। अब देखो साथियों जो बच्चे डायग्राम देख रहे हैं वो कहेंगे सर ये राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। मैं आपको 4 ऑप्शन के साथ बात करता हूं। ए प्राचीन काल से क्या राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। बी मध्यकाल
क्या राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ काल है? सी आधुनिक काल। आधुनिक काल क्या राजस्थान के इतिहास का प्रारंभ काल है? देन डी वर्तमान काल। क्या आता है साथियों? वर्तमान काल। तो आप हमें बताएं कि राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कौन से काल से मानी गई है? तो यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल, किस काल से मानी गई है? तो प्यारे साथियों, जब भी ये प्रश्न आपकी परीक्षा पूछे आपसे, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा, क्या होगा? आप भी कमेंट्स बॉक्स में करो, मैं आपका आंसर देखना भी चाहूंगा कि इसमें क्या होगा। देखो, राजस्थान के इतिहास की शुरुआत साथियों हरदम मध्यकाल से मानी गई है, यानी राजस्थान के इतिहास की शुरुआत 7वीं सदी से मानी जाती है। 7वीं सदी से मानी जाती है साथियों, और 7वीं सदी से ही राजस्थान के इतिहास की क्या हुई है? शुरुआत मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हम मध्यकाल से ही राजस्थान के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे, बड़े प्यारे तरीके से इतिहास आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। लेकिन यहीं पर अगर यह प्रश्न पूछता राजस्थान के अलावा कि भारत के इतिहास की शुरुआत कब से मानी गई है, तो साथियों भारत के इतिहास की शुरुआत पूछे तो भारत का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है, याद रखना। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत मध्यकाल से, जबकि भारत के इतिहास की शुरुआत हमेशा साथियों प्राचीन काल से शुरू होती है। तो हम राजस्थान के इतिहास को शुरुआती दौर में हम मध्यकाल के ऊपर चलेंगे। मध्यकाल का मतलब मैंने जैसे आपको पूरा पढ़ाया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो हम शुरू करेंगे सबसे बड़ा पार्ट राजस्थान इतिहास का जो मध्यकाल है, और उस मध्यकाल से ही हम आपकी पूरी बातों को शुरू करेंगे, सारी चीजों को यहां से एनालाइज करते हुए अच्छे से आगे बढ़ेंगे। क्लियर साथियों? बहुत अच्छे तरीके से आपको बेस्ट तरीके से मैं आपको ये पूरी चीजें समझाने वाला हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, और एक प्रश्न पूछकर मैं आपको फिर देखूं कि भाई आपको कितनी क्या नॉलेज है इतिहास की, फिर उस हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि मेरे को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतिहास दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरा इतिहास क्रमबद्ध रूप से मेरे से सीखा है। तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको दोबारा से इतिहास की कॉपी की या इतिहास तो दोबारा से कभी जीवन में कैसी भी परीक्षा हो राजस्थान की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपसे दावा करता हूं। चलो, मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है, और बहुत प्यारा मैं प्रश्न पूछने वाला हूं आपसे, देखो ध्यान से। प्रश्न है, राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? बड़ा आसान सा प्रश्न मेरा है आपके सामने कि राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है। प्यारे साथियों, मैं आपको 4 ऑप्शन, आपका अधिकार है 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूं तारागढ़ दुर्ग का। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दूंगा अजमेर, देन बी आंसर मैं आपको दूंगा सिवाना, सी ऑप्शन में आपको दूंगा तारागढ़ दुर्ग लिखा गया, सी ऑप्शन में आपको दूंगा साथियों बूंदी, और डी ऑप्शन में आपको यहां से दूंगा भाद्रा जोन। चलो, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, लेवल समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी आईक्यू लेवल चेक करना चाहता हूं कि आपकी ये जो क्वेश्चंस देखने की या क्वेश्चन पढ़ने की या क्वेश्चन करने की जो क्षमता है वो किस प्रकार की है। तो देखो, राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है, ऐसा प्रश्न अगर आपकी परीक्षा पूछ ले, और बड़े आसान तरीके से 4 ऑप्शन आपको देखते हुए और इन प्रश्नों को सोल्व करना है इस प्रश्न को। चलो बताइए कि राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है। अब देखो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप सभी की एक कॉमन समस्या इसमें एक आपको दिखाई दे रही होगी, सर हमारा पढ़ा हुआ प्रश्न है लेकिन हमें इसमें ऑप्शन गलत लग रहे हैं, और ऑप्शन गलत इसलिए लग रहे हैं कि सर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और तारागढ़ दुर्ग हमने बूंदी में पढ़ा है। क्या जो मैं सोच रहा हूं वही आप सोच रहे हो? बिल्कुल, आप यही सोच रहे हो कि सर तारागढ़ दुर्ग आप जो पूछ रहे हो वो अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। एक ही प्रश्न के 2 ऑप्शन, यानी हमें बोनस अंक मिलेगा, ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे विचार आपकी परीक्षा में आपके आएंगे, और आप क्या काम करोगे, इन दोनों में से किसी एक को टिक करके आओगे। और देखो, आपकी पहली चॉइस जो बच्चे अजमेर आंसर दे रहे हैं, उन अजमेर आंसर देने वाले बच्चों को, और कुछ बच्चे बूंदी भी आंसर दे रहे हैं। देखो ध्यान से, मैं एक प्रश्न ऊपर और लिखता हूं, और मैं उस प्रश्न को लिखते ही आपके दिमाग की जो बत्ती जलेगी उसका ध्यान देखना।
मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं कंसेप्ट पर बात करूंगा, मैं फैक्ट पर बात नहीं करता हूं। फैक्ट रटे जाते हैं, कंसेप्ट सीखे जाते हैं, और मैं आपको सिखाने आया हूं, और मैं आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको क्लियर करवाऊंगा प्यारे प्यारे बच्चों की तरह। ठीक है, तो ध्यान दो। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है, यह प्रश्न मैंने पूछा। क्या मैं इन्हीं ऑप्शन में एक प्रश्न पूछ सकता हूं क्या? नीचे मैंने लिखा राजस्थान में, ऑप्शन यही रहेंगे, राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग किसे राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग किसे कहते हैं, या कहां के दुर्ग को हम तारागढ़ दुर्ग कहते हैं? शायद मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया कि ऊपर वाले प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 ही है, प्रश्न 2 हैं। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम इसमें। साथियों, प्यारे साथियों, देखो जब भी हम किसी एग्जाम में बैठे होते हैं, जब भी हमें परीक्षा हॉल में बैठना होता है, हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर बड़ा हैवी होता है, और अगर प्रेशर ने, एग्जाम के प्रेशर ने आपको दबा लिया तो एग्जाम फेल हो जाएगा। अगर आपने एग्जाम के प्रेशर को दबाकर अपने आप को ऊपर कर लिया तो मैं निश्चित गारंटी देता हूं कि पढ़ने वाले बच्चों का एग्जाम फेल होगा ही नहीं। कैसे? हमने क्वेश्चन पढ़ा राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है। ठीक है सर, हमने ऑप्शन पे नजर लगाई, अजमेर, सिवाना, बूंदी, तारागढ़। आपके दिमाग में आया सर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मुझे कंफ्यूजन है अजमेर और बूंदी में। क्लियर है? अब सर दोनों आंसर है, कहीं ना कहीं प्रश्न हमसे कुछ गड़बड़ पूछ तो नहीं रहा है। हम फिर से दोबारा से एक बार नजर देंगे प्रश्न पर। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है, ये आपको, ये जो शब्द है, ये शब्द कहां स्थित है, हमने सर पढ़ा था, हमने आपकी क्लास में पढ़ा था कि एक तारे जैसी आकृति का, एक तारे जैसी आकृति का राजस्थान में दुर्ग है, और ये दुर्ग साथियों जिसे तारागढ़ कहते हैं, तारागढ़ कहते हैं तारे जैसी आकृति का होने के कारण। और इस दुर्ग कहां स्थित है, ये सर बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी में। तो मैंने यही पूछा राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है, तो तारे जैसी का होने के कारण क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि सर तारागढ़ दुर्ग तो बूंदी में स्थित है जिसकी आकृति तारे जैसी है। हां, अगर ये दोनों प्रश्न में से एक ऑप्शन होता कि तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है, ये बूंदी नहीं होता, बूंदी की जगह और कुछ होता, अजमेर को शौक से टिक करते तुम, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जब ऑप्शन दोनों हैं तो आपको सोचना है कि हमें आखिर जवाब क्या देना है, फाइनली हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर अजमेर और बूंदी में से एक ऑप्शन होता तो आपकी समस्या खत्म हो जाती, लेकिन मैंने समस्या में डालने के लिए आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं। अब आपकी यहां पे आईक्यू चेंज करनी पड़ेगी कि ये आपने कितनी धैर्य से, कितने अच्छे सटीक और कितनी चतुरताई से पढ़ा इस प्रश्न को। अब नीचे वाले प्रश्न पर आओ। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये पकड़ लो, किसे कहते हैं। अरे सर, एक अजमेर में दुर्ग है जिसका नाम अजय मेरू दुर्ग था, अजय मेरू दुर्ग है, और अजय मेरू दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया गया था। जीर्णोद्वार का मतलब क्या होता है सर? जीर्णोद्वार लिख दो, पुनः निर्माण लिख दो, आधुनिक निर्माण लिख दो। कहने का मतलब किसी इमारत को दोबारा से वर्तमान स्वरूप देना जीर्णोद्वार कहलाता है। पिताजी ने घर बनवा दिया, काफी सालों से चलता आ रहा है, अब उस घर को मॉडिफाई आपने करवा दिया, तो उस घर के निर्माता तो पिताजी रहेंगे, लेकिन उस घर के जीर्णोद्वार करवाने वाले, आधुनिक निर्माण करवाने वाले, पुनः निर्माण करवाने वाले आप हो जाओगे। इसी प्रकार अजय मेरू दुर्ग का निर्माण तो अजय राज ने करवा दिया, लेकिन इस दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया पृथ्वीराज सिसोदिया। साथियों, सिसोदिया शब्द लगा है, सिसोदिया, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट। सिसोदिया शब्द लगा है, यानी कि सिसोदियाओं को सर मैं राणा भी कह सकता हूं। तो सिसोदिया तो सर मेवाड़ में थे, तो मेवाड़ का एक राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसकी पत्नी का नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। और इस ताराबाई के नाम पर इस अजय मेरू दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया? तारागढ़। तो सर हम अजमेर के इस अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ कहते हैं,
ना कि ये स्थित है। तो यानी कि 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, अजमेर बिल्कुल सही होगा कि हम अजमेर में जो अजय मेरू दुर्ग है उसको तारागढ़ कहते हैं। हाँ साथियों, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होते तो आपका निश्चित एक एक प्रश्न बिल्कुल सही होता। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखो साथियों, इतना दिमाग आपको एग्जाम हॉल में लगाना पड़ेगा। आपको आईक्यू लेवल, मैं कह रहा हूं कि आप गुड लिसनर बनोगे, मेरी क्लास में अच्छे सुनने वाले बनोगे, तो मैं क्लास में ही आपको हर चीज याद करवा दूंगा, इतने बेहतरीन तरीकों से याद करवा दूंगा। निश्चिंत रहें आप, इतने एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, इतने क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, इतना डायग्राम से आपको पूरी हिस्ट्री ऐसे समझा दूंगा, चुटकियों में आपको एक एक शब्द याद होगा। अगर आपने पूरा इतिहास मेरे से पढ़ा है और आपको 40% भी इतिहास याद है और क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया है, क्वेश्चन के ना आपको कुछ पता है ना ऑप्शन पता है, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप उस प्रश्न को भी सही करोगे। जैसे कि मैंने बताया, इस प्रश्न के लास्ट के 2 शब्द देखने थे और इसके लास्ट के 2 शब्द देखने थे, आंसर ऑटोमेटिक मिल जाता है। हम परीक्षा में गलती क्या करते हैं कि हम बहुत जल्दी तरीके से प्रश्न को पढ़ जाते हैं, सीधा ऑप्शन पर आ जाते हैं, जो हमारी गलत और हमारे प्रश्न गलत होने का मेन कारण बनता है। तो प्यारे साथियों, राजस्थान इतिहास की हम शुरुआत कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास की इस आरंभ बैच में मैं आपको पूरा इतिहास, मैं नीरज यादव आपको पूरा इतिहास पढ़ाने वाला हूं। आपका प्यार प्रेम मेरे ऊपर बना रहे। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा इतिहास मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा दूंगा, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। विधिवत रूप से कॉपी पेन लेकर आना और पूरी क्लास को आप बढ़िया से नोट करना, हर एक नोट्स बनाना, ऊपर लिख देना राजस्थान का इतिहास, और पूरा कंटेंट स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक सन के साथ आपको पूरा इतिहास पढ़ाने वाला हूं। नोट करते रहना, चीज़ों को जुड़े रहना, क्लास मिस नहीं करना है। कोई बच्चा मिस भी कर देता है तो बाद में यूट्यूब पर क्लासें बाद में कभी भी देख सकता है इन क्लासों को। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास में विदा चाहूँगा। मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।